और आपको बता दें आज लोकसभा के 5वें चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। सीधा रुख कर लेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे स्टेट हेड शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, निश्चित तौर पर यह 5वां चरण भी काफी अहम साबित होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिए। दिन भर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो किस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया इन 14 सीटों पर संपन्न हुई और क्या विश्लेषण आपका इन 14 सीटों को लेकर है? शत्रुघ्न जी। ऐसा है अमित जी कि सुबह सुबह तो बहुत सारी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि परसेंटेज जो है लगभग जो है 65 से 70% तक चला जाएगा जी। लेकिन सुबह की भीड़ जो है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत चल रहा है इस समय। 14 सीटों पे चुनाव है, जिसमें एक सीट केवल रायबरेली जो है कांग्रेस के पास थी, बाकी की 13 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिनकी इसमें प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ रहे हैं और राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा हैं। राजनाथ सिंह बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में है, लेकिन वोट परसेंटेज जिस तरीके का उनका रुझान, जिस तरीके की उनकी पॉपुलरिटी है, उस हिसाब से वोट परसेंटेज वहां पे नहीं निकल के आ पाया। लग रहा था 60-65 से 70% तक वोटिंग होनी चाहिए, जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता है, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन यह है कि राजनाथ जी बड़ा कंफर्टेबल स्थिति में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा अटेकिंग यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा हुआ है। दूसरा, एक कांग्रेस के साथ यहाँ पे एक समस्या है उत्तर प्रदेश के साथ कि उनके पास कैडर वोट नहीं है। उनके पास उनके हर जिले में संगठन नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उनका संगठन जो है समाप्त हो गया। जो बड़े नेता उनके थे, जैसे आरपीएन सिंह हो गए या और जो बड़े नेता हो गए, जैसे कुशीनगर आरपीएन सिंह हो गए, और भी जो बड़े नेता, जो धीरे धीरे वो या तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब इनके पास कैडर वोट नहीं है संगठन का। अगर ऊपर थोड़ी सी हवा इन्होंने बनाई, तो वो हवा को नीचे तक लाने के लिए कैडर वोट की जरूरत होती है। जो इनका वोटर हो, इनके कार्यकर्ता हो, जो इनके बिल्कुल ब्लाइंडेड कार्यकर्ता, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो नीचे तक वो हवा को लेके आते हैं। तो हवा तो बहुत अच्छी बनाई इंडी गठबंधन ने, लेकिन कांग्रेस के साथ 2 सीटों के अलावा और कहीं इनका कोई ऐसा प्रभाव बहुत देखने को नहीं मिला। इन दोनों सीटों में एक पे राहुल गांधी लड़ रहे हैं रायबरेली से, उनकी टक्कर दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर है, उनसे है। दिनेश प्रताप सिंह काफी पॉपुलर है, वहीं रहते हैं, और इस वजह से दिनेश प्रताप सिंह इस बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस बार वो जीत रहे हैं। लेकिन जो वहां पे माहौल है, ऐसा लग रहा है कि वहां पे सोनिया गांधी, पिछली बार की सोनिया गांधी वहां से जीती थी 3.5 लाख वोटों से। इस बार राहुल गांधी मुझे लगता है वहां पे कंफर्टेबली जीत जाएंगे। नेट टू नेट फाइट है, क्योंकि साइलेंट वोटर है, वो बोल नहीं रहा है। और उसके बगल में सीट आती है अमेठी। अमेठी से स्मृति ईरानी ये सोच रही थी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था कि प्रियंका से उनकी फाइट होगी। तो उसके बाद उन्हें जब वहां पे केएल शर्मा जी उनके सामने आए, तो उनको लगा कि जैसे बाकुवत दे दिया गया। लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां पे कैंप किया, काफी उन्होंने वहां पे संघर्ष किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना कांग्रेस ने भी पूरी वहां पे ताकत लगाई, ना तो रायबरेली में वो चीज निकल के आ पाई कि परसेंटेज पहुंच जाता 70%, ना तो अमेठी पे निकल के आया कि 70%। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कि जो साइलेंट वोटर है वो डिसाइडिंग होगा, और ये 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या स्थिति है। लेकिन स्मृति ईरानी अगर उनके सामने प्रियंका गांधी होती तो थोड़ा सा माहौल दूसरा होता। केएल शर्मा वो फाइट नहीं दे पाए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उस तरीके की फाइट होगी। और क्योंकि दोनों सीटें आस पास हैं, तो राहुल गांधी भी वहां पे अमेठी गए, वहां पे भी गए। सोनिया गांधी ने भी रायबरेली में कई भावुक अपील भी की थी कि मैं अपना बेटा दे रही हूँ, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। उन सब चीजों का प्रभाव जो है पड़ेगा, कितना पड़ता है वो 4 तारीख को पता चलेगा। और केसरगंज से और गोंडा से, केसरगंज और गोंडा, इन दोनों सीटों पे ब्रजभूषण शरण सिंह जो काफी प्रचार हुआ था उनका, काफी उनको सारे लोग ही जान गए पूरे भारत में। तो ब्रजभूषण शरण की टिकट कट के उनके बेटे परमभूषण को टिकट मिल गई है। तो जो वहां पे माहौल है, उनको भी लग रहा है कि जैसे वो इतने पॉपुलर हो गए, उनका बेटा भी वहां पे पॉपुलर है, उनका वहां पे ग्राउंड पे बहुत पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें मोदी को का साथ भी है। तो उन सब चीजों को मिला के मुझे लगता है कि वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए करण दूसर को, और वहां पे वो कंफर्टेबल जो है ठीक उनकी स्थिति रहेगी। कीर्तिवर्धन सिंह का भी जो है एक फाइट जो आपको देखने को यहाँ पे मिली है, वो है बाराबंकी सीट पे। बाराबंकी सीट पे पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से राजधानी रावत। इन दोनों का जो है नेट टू नेट फाइट है। अब ये पता चलेगा 4 तारीख को कि जो साइलेंट वोटर है वो किधर मूव कर रहा है। अंदर ही अंदर एक वेव चल रही है, ये बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये वेव निकल रही है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ये सारी सीटों जीतेगी, क्योंकि पहले भी ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, केवल रायबरेली सीट को छोड़ के। और दूसरा ये है कि इस समय बुंदेलखंड में भी चुनाव हुआ है। बुंदेलखंड में
कुछ चीजें थी जो समस्याएं थी। एक तो पानी की वहां पे बहुत बड़ी समस्या थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की योजना ने वहां पे काम किए हैं। वो उसका कितना इफेक्ट उन लोगों पे पड़ता है कि वहां पे हर घर को पानी मिला है, उस पानी के ऊपर काफी काम हुआ है। दूसरा क्या है, चित्रकूट वहां पे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, उसका भी लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन चित्रकूट तक जाने के लिए बहुत काफी दिक्कत होती थी रास्ते की। तो डेवलपमेंट वहां पे बुंदेलखंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी जी ने कुछ वहां पे जो योजना लाए हैं, तो उसका कितना असर वोट में कन्वर्ट होता है वो देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सारी सीटें वो बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अब इस समय क्या स्थिति रहती है, क्योंकि यहाँ पे कई सीटों पे जैसे बांदा हो गया, कई सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां जहां पे बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। और उन्होंने, मायावती जी ने भी वहां पर रैली की हुई है, तो आपका बुंदेलखंड में त्रिकोणीय मुकाबला है। और आपके उसके साथ जो और सीटें हैं, जो 14 सीटें हैं, 14 में जैसे एक कौशाम्बी सीट है जहां पे राजा भैया नाराज हो गए हैं, जो भी किस वजह से नाराज हुए हैं, ये तो वो इंटरनल खबर है कि राजा भैया नाराज हो गए, उन्होंने अपने समर्थकों को कह दिया कि आप अपने मर्जी से वोट दें। तो कौशाम्बी सीट पे भी 1-to-1 फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि राजा भैया का कौशाम्बी सीट पे प्रभाव है। और इन सारी 14 सीटों में जो समझ में आ रहा है कि बाकी परसेंटेज निकल के नहीं आ पाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग ने कोशिश की थी, बहुत सारे प्रोग्राम किए थे कि किसी भी तरह जो है वोटर निकल के आए और 70% तक कम से कम वोटिंग हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे सारे चरण का होता है, क्योंकि 55.80 हुआ है 5 बजे तक, तो जहां तक है 10% वोट और बढ़ने की संभावना है कि 65% तक ये क्लोज हो जाएगा। तो सारी दोनों पार्टियां इस समय इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही जो साइलेंट वोटर है उनका कहना ये वोट हमारी तरफ गया हुआ है। इस साइलेंट वोटर ही डिसाइडिंग होगा कि ये 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन इसमें जीता है। लेकिन ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस पूरी तरीके से मोदी जी, योगी जी की इमेज लगी हुई है। योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में ऐसा कर दिया है, जिस लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को एज देता है। महिलाओं में सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके बहुत प्लस है। और कांग्रेस के साथ ड्रॉबैक ये है कि उनके पास कैडर वोट नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं खामजाना इंडी गठबंधन को झेलना पड़ेगा। क्योंकि कैडर वोट आपका नहीं है तो ऊपर की हवा नीचे तक आप नहीं ले जा सकते। अब देखें, ये 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन कितना किस पे हावी होता है। जी शत्रुघ्न जी, और इस बार हमने देखा कि कांग्रेस ने भी अपनी एक रणनीति पर बदलाव किया, जो कि रायबरेली उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। क्या वजह आप मानते हैं कि इस बार प्रत्याशी उन्होंने यहां से बदल दिया और बीजेपी ने भी इस पर बहुत निशाना साधा? फिर उन्होंने एक तो वहां पे प्रत्याशी घोषित करने में हो सकता उनका ये था कि पहले ही अगर ये घोषणा हो जाती कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ते, तो होता ये कि जहां बायनाइट में एक गलत मैसेज चला जाता, क्योंकि 2 सीट से अगर वो जीत जाते हैं तो एक से उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो वहां कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक हो जाता कि वायनाड को ये नहीं पता चला, वायनाड वालों को, कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। जब वायनाड में चुनाव खत्म हो गया तब उसके बाद उन्होंने फिर ये कंफ्यूजन चला कि अमेठी लड़ा जाए, कि अमेठी में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने ग्राउंड पे बहुत वर्क किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संगठन बहुत मजबूत कर रखा है। और वहां के आसपास सारे जो विधायक हैं, जैसे वहां पे मजबूत विधायक एक राकेश सिंह गौरीगंज से हुआ करते थे, तो राकेश सिंह जो समाजवादी के विधायक होते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रखा है। और दूसरे विचार से विधायक मनोज पांडे हुए थे, वो भी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रखा है। जो बड़े नेता जितने भी इन दोनों सीटों पर है, तो इस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं डर गई और उन्होंने डिसाइड करने में थोड़ी देरी की और कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे आ गई और उन्होंने रायबरेली, जो कि 2019 में भी जीती हुई थी, वो सेफ सीट पे जाके लड़े जाके, तो कहीं ना कहीं मनोबल तो डाउन हुआ ही है कार्यकर्ताओं का, कांग्रेसियों का। कहने को वो लोग नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक सेफ सीट देखी है कि रायबरेली सेफ सीट है, सेफ सीट से लड़े हैं। अमेठी से लड़ते तो कहीं ना कहीं एक पुरानी वाली फाइट दोबारा से हो जाती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चर्चा बहुत चली कि प्रियंका को आना है, इनको आना है, लेकिन उनकी जो भी स्ट्रैटेजी बनी है कि उन्होंने थिंक टैंक ने सोचा प्रियंका को फ्री रखा जाए, लेकिन प्रियंका ने टोटल अपनी कैंपिंग अमेठी में ही रखी है। उन्होंने ये कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जैसे प्रियंका ही चुनाव लड़ रही है, ये माहौल बना के उन्होंने अमेठी में और रायबरेली में दोनों में उन्होंने मेहनत की है। अब उसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्या स्थिति है। स्मृति ईरानी बिल्कुल अपने में कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव जीत रही है, उन्हें लगा कि उनको वॉक ओवर मिला, लेकिन फाइट कहीं ना कहीं नेट टू नेट है। साइलेंट वोटर डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा।
बिल्कुल, मतदाता ही बता पाएंगे कि उनका जो रुझान था इस चुनाव में किसके फेवर में था। हालांकि सभी पार्टियों के अपने अपने अनुमान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे यूपी स्टेट हेड शत्रुघ्न जी, जो कि 14 सीटों को लेकर एक विस्तृत विश्लेषण हमारे सामने पेश कर रहे थे। और फिलहाल 5वें चरण का जो मतदान है उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, वो संपन्न हो चुका है। 2 और चरणों में मतदान होना बाकी है। पल पल की अपडेट्स लगातार आपको टीवी 24 पर मिलती रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।